चलिए, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। होमवर्क दिया गया था ना, कितना आंसर लाए हैं, कितना आंसर लाए हैं? ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यही क्वेश्चन था। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, if the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. क्वेश्चन क्या कह रहा सुन लीजिए। कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे बर्तन बनाया जा रहा है। उस कॉटेज इंडस्ट्रीज में एक किसी दिन ऑब्जर्व किया गया कि जितने बर्तन बने उसका रेट के बारे में, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के बारे में बता रहा है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने उस आर्टिकल्स की संख्या प्रोड्यूस की गई, मान लीजिए कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया उस कॉटेज इंडस्ट्रीज में, सपोज एक्स आर्टिकल बनाया गया, कितना एक्स, उनकी संख्या एक्स, तो एक्स आर्टिकल बनाया गया। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे। उस दिन जो प्रोड्यूस किया गया आर्टिकल, उनकी संख्या के दुगना से 3 ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? उनकी संख्या के दुगना से 3 ज्यादा। लिखा हुआ कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि प्रत्येक आर्टिकल के बनाने का जो लागत है, बनाने में जो लागत लगा, तो उस दिन जितने आर्टिकल बनाया गया उसकी संख्या के दुगना से 3 ज्यादा। एक आर्टिकल की लागत उसकी आर्टिकल की संख्या के दुगना से 3 ज्यादा। मान लीजिए कि उस दिन एक्स आर्टिकल बनाया गया था। कितना आर्टिकल? एक्स आर्टिकल बनाया गया था। लेट द क्वेश्चन नंबर है ये 6, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। इसका है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन है जो कल मैंने होमवर्क दिया था। लेट द नंबर of article produced on that day, उस दिन was x। माना कि उस दिन इतने आर्टिकल बनाए गए थे। कितने आर्टिकल बनाए गए थे? x आर्टिकल बनाए गए थे। तो हर एक आर्टिकल का कीमत कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था? उसकी संख्या के दुगना से 3 ज्यादा था, इतना था। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का, वाज 90 रुपीज। कितना था उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 90 रुपीज था। सपोज आप मान लीजिए, माना कि किसी दिन 10 आर्टिकल बना। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक आर्टिकल को बनाने में इसकी संख्या के दुगना से 3 ज्यादा। इसकी संख्या कितना? 10 का दुगना 20 से 3 ज्यादा 23। एक आर्टिकल को बनाने का खर्च है 23 रुपया। और उस दिन 10 आर्टिकल बनाया गया तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, इन है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है। कितना है? अब हम यहाँ से निकालेंगे, जब हम सपोज कर रहे हैं यहाँ से निकालेंगे। एक आर्टिकल का कीमत कितना है? 2x + 3। अच्छा, आर्टिकल की संख्या कितना है? x। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आर्टिकल 90 रुपीज का होगा। उस दिन का टोटल लागत
90 रुपया हो गया, टोटल लागत 90 रुपया। चला आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x², x को 3 से 3x, 90 को लेफ्ट हैंड में लाने के बाद -90 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ 2 है, a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -90। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -180। AC का प्रोडक्ट प्लस है कि माइनस है बताओ? AC का प्रोडक्ट माइनस में है, जब माइनस में है तो घटाना कि जोड़ना है? घटा करके 3 लाएंगे कि जोड़ करके 3 लाएंगे? घटा करके 3 लाएंगे। तो अब देख घटाने के बाद 3 आना चाहिए। ऐसा क्या दो नंबर है जिसके घटाने के बाद 3 और मल्टीप्लाई करने के बाद 180? तो 15 में से 12 गया 3, 15 12 180। तो यहाँ तोड़ लीजिए, 2x² 15x 12x -90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस है ना, इसमें से बड़ा वाला प्लस, यहाँ प्लस था तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। क्लियर? प्लस 15 में से -12 गया तो 3 बच गया, यहाँ 12 गुने 15 तो 180 हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, x 2x + 15 -6 2x + 15 चले इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x + 15 x -6 0 के बराबर कीजिए। इसको 0 के बराबर करेंगे, +15 राइट साइड में जाएगा तो -15, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसका -6 राइट साइड में जाएगा तो +6। x का 2 वैल्यू हो गया। मैंने क्या कहा, किसी की संख्या माइनस में नहीं लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल को x माना है तो क्या इसकी संख्या माइनस में लेंगे? संख्या किसी की नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यह कह करके कि इट इज नेगेटिव। ठीक है, इट इज नेगेटिव, यह कह करके इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब x = 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लिख दीजिए, जब x = 6 हमने ले लिया तो लिखिए हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन was कितना था? x था। x कितना है? x की वैल्यू 6 आर्टिकल उस दिन बनाया गया। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल का कितना? ईच आर्टिकल वाज कितना था? दुगना, 6 का दुगना, 2 × 6 12 + 3 15। एक आर्टिकल की कीमत कितना था? 15। अब देखिए एक आर्टिकल को बनाने में खर्च लग रहा 15 रुपया, टोटल 6 आर्टिकल उस दिन बनाया गया, तो इसका मतलब टोटल लागत 15 × 6 90 रुपया, 15 × 6 90 रुपया। क्लियर? कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 4.1 4.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसे आप देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको भी देख लेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं। 4.3 में क्या कहता है? नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में आपको समझा दे रहे हैं, यह भी एक अच्छी टॉपिक है। चलिए चलिए देखिए एक्सरसाइज 4.3 नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जान लीजिए। रूट्स किसे कहते हैं? सॉल्यूशन को ही रूट्स कहा मैंने, सॉल्यूशन को ही रूट्स कहा। अभी जो हम फैक्टराइज कर रहे थे, एक्स का जो वैल्यू आया उसी को रूट्स कह रहे हैं। एक्स का जो वैल्यू आया वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब रूट्स के
नेचर के बारे में बात कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जाने पढ़े भी हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर जानना है तो एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनांट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट, जिसे हम डी लिखते हैं, कैपिटल डी। ठीक है, जब आपको क्लास कराया गया था तो उसमें डिटेल में ये बता दिया गया है कि डी निकालने के लिए फार्मूला किससे बनता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला कैसे आता है, वो उस वक्त समझा दिया है। अभी कम समय में ये पूरा नहीं बताया जाएगा, सिर्फ फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, पहले जब क्लास कराए हैं तो उस वक्त बता दिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो कैसे आया, वो भी बता दें। डी का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या फार्मूला होता है? डी का फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब ये वैल्यू को देख लीजिए, b कौन है? ये। a कौन है? ये। c कौन है? ये। a b c समझ में सबको? अगर कोई नंबर है 2x² प्लस 3x, 2x² प्लस 3x माइनस 5, तो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b और ये हमारा हो गया c। a b c तो निकालना जानते ही हैं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है, क्या बोला मैंने? अगर d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है तो इसलिए जो रूट्स होंगे उसका नेचर के बारे में बात किया जाए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, इसका जो रूट होगा वो रियल होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए 2 0 2 रूट्स, तो दोनों रूट्स आपस में बराबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग। तो उसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसका वैल्यू डिफर करेगा, दोनों एक दूसरे से अलग अलग रूट्स होंगे। तो जब d मेरा 0 से बड़ा आ गया तो रूट से निकालने का यही फार्मूला है, x इज इक्वल टू 2 रूट होंगे, 2 रूट होगा, 2 आंसर होगा और दोनों आंसर भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग। फार्मूला का माइनस b प्लस रूट d बाई 2 इंटू a। एक 0 ये हुआ, एक रूट ये हो गया, दूसरा रूट माइनस b माइनस रूट d बाई 2 इंटू a। 2 रूट होगा, याद रखिएगा। कब? जब d हमारा 0 से बड़ा आ जाएगा तब, मतलब कि d हमारा पॉजिटिव होगा। d क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब d मेरा पॉजिटिव है, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू 0 से जो बड़ा हो, तो इसके 2 रूट होंगे। जैसे अभी निकाल रहे थे x की वैल्यू माइनस 15/2, x की वैल्यू प्लस 6, तो 2 अलग अलग आंसर आ रहे थे ना, तो 2 अलग अलग आंसर आ रहे थे। तो एक x इतना होगा माइनस b प्लस रूट अंडर रूट d बाई 2 है, दूसरा आंसर होगा माइनस b माइनस रूट d बाई 2 है। बस इतना फर्क है, यहाँ बीच में माइनस और प्लस की फर्क है। ठीक है, ये कब करेंगे? जब हमारा d 0 से बड़ा होगा तब करेंगे ऐसा काम। अगर d हमारा 0 के बराबर होगा तो क्या करेंगे सर? तो इस स्थिति में भी हम कह देंगे कि रियल होगा, और 0 हो गया इसलिए हम कह देंगे इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बोला जाएगा। इसका रूट्स का नेचर कैसा है, तो आप डी निकाल करके बताओगे कि रूट्स का नेचर कैसा है। जैसे आपको इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट्स को डिटरमाइन करो, पहचानो, है ना। राइट द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के नेचर को लिखिए। रूट्स की, रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल्य, मूल, और नेचर को बोलते हैं प्राकृति, मूलों की प्रकृति। रूट्स मतलब मूलों, मूलों की प्रकृति बताओ कि मूल वास्तविक, रियल है तो मतलब वास्तविक है ना, और अनइक्वल मतलब असमान, तो इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक और
असमान मूल्य, वास्तविक और असमान मूल्य होंगे कब? जब डी 0 से बड़े होंगे तब, डी का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। जब डी का वैल्यू धनात्मक होगा तब तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक और असमान। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, मतलब 0 के बराबर होगा, तो हम कहेंगे वास्तविक और असमान की जगह समान कहेंगे, मतलब वास्तविक और समान मूल्य होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और समान मूल्य होंगे। आपसे पूछ देगा मूल्यों की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान मूल्य होंगे। कब? डी जब 0 से बराबर होगा तब। 0 के बराबर जब डी होगा तो वास्तविक और समान, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये दो रूट होंगे, तो रियल एंड इक्वल कैसे होंगे? -b/2a -b/2a, ज्यादा कुछ नहीं। कैसे कर दिए सर? जब मेरा डी 0 आ गया तो -b में 0 जोड़ दीजिएगा तो -b/2a, -b में 0 घटा दीजिएगा तो -b/2a, मतलब इसके दोनों रूट्स इक्वल ही होंगे और दोनों रूट्स की वैल्यू होगा -b/2a -b/2a। दो रूट होंगे, दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, -b/2a -b/2a। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? मिस्टर अनुराग, सब कुशल मंगल हो चल रहा है ना? चलिए, पुरानी यादों को भूल करके नई याद अपने माइंड में डालिए, ठीक है? डी जब 0 रहेगा तब ऐसा करेंगे। अब आगे देखिए, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा, डी का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो हम कहेंगे NRR। NRR का मतलब नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि नो रियल रूट्स। जब रूट्स निकलेंगे ही नहीं तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, और यहीं पर हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। रूट्स नहीं, रियल रूट्स निकाले नहीं जा सकते हैं, बस खत्म। आगे आपको सोल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कब? जब डी मेरा नेगेटिव आ गया तब। नेगेटिव आ गया भाई, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में हम क्या कर देंगे? जब डी मेरा नेगेटिव आ गया, माइनस में कुछ भी आ गया, माइनस में कुछ भी आ गया, माइनस में जब कुछ भी आ गया तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। अब बोले कोई हिंदी में पूछ दे मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी? जब विविक्तर या विवेचक का मान नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है। जब विविक्तर या विवेचक का मान ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे नो रियल रूट, मतलब कोई वास्तविक हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं या कोई वास्तविक मूल्य नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं या कोई वास्तविक मूल्य नहीं। नेचर ऑफ द रूट्स क्लियर हुआ? नेचर ऑफ द रूट्स क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 आप 9 बना लीजिएगा, एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेचर ऑफ द रूट्स रिमेंबर कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। रिमेंबर तो तभी हो जाता जब आप रिवीजन कर लेते हो। जब इसे 4 दिन 5 दिन के बाद रिवीजन करोगे थोड़ा सा आपको समस्या होगी रिवीजन करने में। इसीलिए आज ताज़ा है, जा करके तुरंत रिवीजन कर लेना, घर पे बना लेना। कुछ क्वेश्चन को देख ले रहे हैं और समझा दे रहे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट निकल रहा है तब फिर निकालिए, फाइंड कीजिए। पहले तो नेचर के बारे में पूछ रहा है कि नेचर बताइए, रूट्स का नेचर कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है वो बताइए। जब रूट्स का नेचर बता देंगे तब, अगर रूट्स रियल है तो सॉल्व कीजिए, फाइंड कीजिए उसके रूट को। अगर रूट रियल नहीं है तो छोड़ दीजिए। 2x² - 3x + 5 = 2x² - 3x + 5 = 0। कोई दिक्कत? देखिए ये कितना है, देखिए here the given equation
here the given equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where जहाँ a is equal to 2, b is equal to -3 and c is equal to +5। a मेरा ये हो गया, b हो गया, c हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। d निकालना, d को मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनांट, विविधतर या विवेचक। डी का फॉर्मूला क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें नेचर फाइंड करने के लिए, नेचर का पता लगाने के लिए, मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी के लिए हमें सबसे पहले डी निकालना होगा। डी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना -3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4a, ए कितना 2, इसका यहाँ लिख दीजिए, सी कितना 5, ये भी यहाँ लिख दीजिए। फिर -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, -31। क्यों जी, गिरजा सर की याद आ रही है क्या तुमको? चप्पल क्यों फेंक रहे हो? -31, ठीक है, -31। तो डी मेरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। जब मेरा डी नेगेटिव हो गया तो हम क्या कहेंगे, डी इज नेगेटिव, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। या कह रहे हैं द रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही बोल रहे हैं, इफ दे एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट फाइंड करो, नहीं कर रहा तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और भी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है। अगर डी पॉजिटिव बन रहा है तो आगे सोल्व करेंगे, अगर नेगेटिव बन रहा है तो हम यही कह देंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक और क्वेश्चन देख लें, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने अभी लिखा, उसी तरह से स्टेटमेंट लिख करके ही ए और बी और सी का वैल्यू लिखिएगा। समझ गए ना, स्टेटमेंट लिख करके थोड़ा सा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 देख लेते, 3x² -4 √3x + 4 + 4 ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c is equal to 0 where a is equal to 3, b is equal to -4 √3 और c is equal to 4। आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो डी कितना, -4 √3 होल स्क्वायर -4, ए कितना 3 इंटू सी कितना 4 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर किया 16, √3 का 3, 16 3 जा 48, 4 3 जा 12 इंटू 4 48। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू 0। क्या बताते हैं ये आपको बताओ, हाँ बताइए आलोक। डी 0 आता तो क्या बोलते हैं, डी 0 आएगा तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। बैठिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, समझदार है, दिख रहा है।
दिस इक्वेशन एग्जिस्ट रियल एंड इक्वल रूट्स। ये इक्वेशन कैसा रूट्स है एग्जिस्ट करता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या फार्मूला बताया था रियल एंड इक्वल रूट्स में? एक से फार्मूला -b/2a। इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, फैक्टराइज करना नहीं है। -b/2a b कितना दोस्त? b है -4√3। a कितना बाबू? a है मेरा 3, 2 × 3। वही चीज सेम यहाँ भी -4√3/2 × 3। एक वैल्यू निकाल लीजिए। अब देख लीजिए 2 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3/3, ठीक है, प्लस में ये भी हो जाएगा 2√3/3, ठीक है। और इसको और भी तोड़ना चाहते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 यहाँ होगा 2/√3। कोई दिक्कत? चाहे ये कर लें या फिर ये कर लें, क्योंकि √3 से 3 को काटेंगे तो √3 नीचे बचेगा। ऊपर में √3 है, नीचे 3 को √3 × √3 लिखते हैं। जब काटिएगा तो नीचे √3 बचेगा, तो 2/√3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर 3 वाला देखिएगा, 3 भी इसी तरह 1 का 3। समझ में आ रहा लोग? ऊपर ऊपर से नहीं ना गुजर रहा, सिर्फ क्या बोल रहा है अभी? ऊपर ऊपर से गुजर रही है। थ्री 1 का 3 क्या है? 2x² - 6x + 3। 2x² - 6x + 3। ये कितना हो गया? 2। b कितना हो गया? -6। और c कितना हो गया? 3। d कितना हो जाएगा? b² - 4ac। b कितना हो गया? -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8, 3 के 24। 36 में 24 आ गया 12। 36 में से 24 आ गया 12। तो हम 12 किसका स्क्वायर होता है? और आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी कर सकते हैं, रहने दीजिए अभी। 12 प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। डी मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो द गिवन इक्वेशन, या कह रहे दिस इक्वेशन एग्जिस्ट, दिस इक्वेशन एग्जिस्ट रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। जब रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो क्या बताए थे फार्मूला? x = -b + √d/2 × a -b -√d/2 × a। 12 का रूट कितना होता है? 2√3। 12 को तोड़ लीजिए, 2 × 2 × 3। इसका पेयर लग गया तो इसको 2 कह दीजिए, और 3 का पेयर ना लगे इसको अंदर कर दे। 12 को करेंगे 2√3, स्क्वायर रूट निकालेगा तो 2√3। b मेरा कितना? -6। तो b मेरा माइनस में है, और यहाँ +2√3। 2a कितना मेरा? 2 × 2। सेकंड में -6 -2√3/2 × a कितना है? 2। आप इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +6। और देख लीजिए इसको, x की वैल्यू हो गया +6 +2√3 +2 क्या लगी? 4।
-2√3/4। आप देख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके काट दिए तो x इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, और यहाँ इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 में 2 कॉमन लिया तो 2 हो गया, 6 में 2 कॉमन लिया 3 हो गया, 2√3 में 2 कॉमन लिया तो √3 बच गया। वही सेम चीज यहाँ पर 3 - √3/2, ये हो गए इनके 2 रूट्स, और दोनों रूट्स डिफर है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो 2 रूट्स लेकिन इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 अनइक्वल रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है जो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट होगा, इसके लिए के का वैल्यू निकालिए। थोड़ा इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये अभी हम बताने जा रहे हैं। ऐसे तो रिवीजन सभी को करना है, लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान लगा करके इस पर रिवीजन कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि फिर एग्जाम में आए तो ये पछताना ना पड़े, काश थोड़ी सी और रिवीजन कर ली होती है, बाद में सिर्फ पछतावा मिलेगा। 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3, 2 का फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, इसके लिए के का वैल्यू निकालो। या इसका रूट इक्वल होगा, पहले ही बता दिया। इसका रूट इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल, पहले ही बता रहा कि रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, तो के का वैल्यू निकालिए। तो इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? इक्वल रूट्स होने के लिए मिस्टर सदाब खान क्या कंडीशन है? क्या देख रहे हैं आप उतना देर से? क्या देख रहे हैं? D = 0। इक्वल रूट्स होने के लिए कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना जरूरी है। नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हो ना? नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हो तो नेचर ऑफ रूट्स में रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए कंडीशन है D को 0 के बराबर होना। क्या होना? आप वहां से A B C लिख लीजिएगा। A कितना है, B कितना, C कितना है। स्टेटमेंट मैंने बताया है कि दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, है ना। तो A हो गया मेरा इतना, B हो गया, C हो गया, तो लिखेंगे। उसके बाद दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, वेयर जहाँ a = 2, b = k, c = 3, a b c ये हो गया, ठीक है। जब ये भी लिखेंगे कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन है? इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन है D = 0। D का वैल्यू क्या पता है? b² - 4ac = 0। D की वैल्यू है b² - 4ac = 0। अब आगे देख लीजिए, चलिए। तो b कितना है? b है मेरा k² - 4, a मेरा 2 है, c मेरा 3 है, 0। k² 4 3 = 12 × 2 24, -24 उस तरफ गया तो +24 है। तो k का वैल्यू निकालेंगे। k² = 24, तो 24 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट 24 तोड़ सकते हैं। 2 × 2 × 3, ये पेयर में लग गया, बाहर कर दीजिए। 6 पेयर में नहीं लग रहा है, अंदर कर दीजिए 2√6, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक प्लस में 2√6 और एक माइनस में 2√6, और यही हमारा k का वैल्यू हो गया। एक प्लस में 2√6, एक माइनस में 2√6। एनी प्रॉब्लम? आगे देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा है?
के एक्स इंटू एक्स माइनस टू, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 का सेकंड है ये, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के, सी इज इक्वल टू प्लस 6। एनी प्रॉब्लम नहीं, तो डी निकाल लीजिए। फिर लिखेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि रियल रूट्स होने के लिए, तो कंडीशन फॉर रियल रूट्स, कंडीशन फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन, रियल एंड इक्वल, क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स है ना, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। जी, तो इक्वल रूट्स, ठीक है। रियल और इक्वल बोले या इक्वल बोले तो आप रियल एंड इक्वल ही समझिएगा। सिर्फ रियल बोलेगा, अगर रियल रूट्स बोलेगा तो आप इसमें इक्वल भी हो जाएगा और अनइक्वल भी हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर सिर्फ रियल रूट के लिए बोलेगा तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे एक साथ। रियल का मतलब चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, रियल होना चाहिए। तो ग्रेटर डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल एंड अनइक्वल, और डी इज इक्वल टू 0 का मतलब रियल एंड इक्वल, दोनों ही केस में रियल हो रहा है। तो रियल सिर्फ रियल रूट्स अगर बोलता है तो ये साइन ये लगा लेंगे, बाकी जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। सिर्फ इक्वल रूट्स या सिर्फ अनइक्वल रूट बोलेगा, इक्वल रूट्स या अनइक्वल रूट्स बोलेगा, रियल ना भी देगा तो कोई बात नहीं। तो इक्वल रूट बोलेगा तो डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, और अनइक्वल रूट्स बोलेगा तो डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर इक्वल बोल रहा है 0 के बराबर कर लो, तो बी ए स्क्वायर, बी कितना माइनस 2k माइनस 4ac, ए कितना k इंटू सी कितना 6 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर 4k इंटू 6 24k, 6 चौके 24 के। अब 4k कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 6, 4k को 0 के बराबर कीजिए, जैसे फैक्टराइज कर रहे थे वैसे अब कर लीजिए। k इज इक्वल टू 0/4, k इज इक्वल टू प्लस 6, 0/4 का मतलब सिर्फ 0, और k इज इक्वल टू 6, k का 2 वैल्यू निकल गया, प्लस 6 और 0। अब सुनिए, अगर k हम 0 ले लेते हैं, सुनिए, अगर k 0 ले लेते हैं तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यहाँ से आता है, इस नंबर को छोड़ करके ये सारा नंबर 0 बन जाएगा। जब सारा नंबर 0 बन जाएगा तो सिर्फ बचेगा 6। तो क्या 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना? क्या 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आंसर में देखिएगा कि उनका वैल्यू 0 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो आंसर में 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर k को 0 ले लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स की बातें नहीं होगी, ठीक है। k इज इक्वल टू 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 6। आप कहेंगे सर k का तो 2 वैल्यू आया, तो सर 0 को क्यों नहीं ले रहे? तो यही दिस इज द मेन रीजन, क्यों नहीं ले रहे? k 0 ले लेते हैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नंबर 0 बन जाएगा, तो ये 6 अकेला बचेगा। तो 6 अकेला बचेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात थी, तब ने रियल एंड इक्वल रूट्स हुआ। तो इतना है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 3 क्वेश्चन और रह गया, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में आपसे देखा जाएगा, पूछा जाएगा, और अगर प्रॉब्लम होती है तो अगला नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसको भी बता दिया जाएगा। तो अगला क्लास जो होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा। इसका अगला क्लास जो होगा मतलब कि मंडे को होगा,
अगला क्लास जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा। तो लास्ट क्लास जब होगा तो वो फिर उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। उसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।